Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmad. Dear students, in last lecture we discussed cytoplasm. What is cytoplasm? If we look at typical eukaryotic cell, the outermost boundary is known as cell membrane in case of animal cell, and cell membrane holding everything inside the cell. और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी मटेरियल है, इसको हमने किसका नाम दिया था? साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। फिर हमने साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। कंपोनेंट्स में जो दो मेजर कंपोनेंट्स थे, एक कंपोनेंट्स को हमने साइटोसोल का नाम दिया था। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसको हमने किसका नाम दिया था? साइटोसोल का। और जो दूसरा कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट को हमने नाम दिया था स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा, इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहते हैं। कल साइटोसोल को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज साइटोप्लाज्म का जो दूसरा कंपोनेंट है, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। आज इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सिर्फ एक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, और आने वाले लेक्चर्स में जो दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, मींस के जो दूसरी ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे, राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे, गोल्जी बॉडीज को डिस्कस करेंगे, एंड जो लाइसोसोम्स एक्सेट्रा उनको डिस्कस करेंगे। आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, और फिर क्वेश्चन है कि कौन से सेल्स में, क्या हर सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? इसका आंसर भी दूंगा। फिर इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट सेल्स में फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, और उस मॉडिफिकेशन के नाम्स क्या हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स हैं, एक्सेट्रा, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। और फिर देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और लास्ट में इनके जो कॉमन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अगर हम कोई भी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स देखें, यूकैरियोटिक सेल इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। तो टिपिकल कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स देखें, इस यूकैरियोटिक सेल में हमें कुछ एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन्स नजर आती है। एक्सटेंसियो मीन फैली हुई, एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं, और एक नेटवर्क नजर आता है। एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन, एक्सटेंसियो मीन फैली हुई, एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क ऑफ चैनल्स नजर आते हैं। इनको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन्स, फैली हुई मेम्ब्रेन्स ऑफ नेटवर्क कहां पे मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म में? डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में। एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन्स ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको अप्लाई करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन्स, फैली हुई मेम्ब्रेन्स है, ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको दूसरे वर्ड में यूं डिफाइन करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, कि ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है
जो कहां पे मौजूद है, साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में होता है। यहां से यहां तक जो फैला हुआ चैनल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, इस एक्सटेंसो मेम्ब्रेन के नेटवर्क के चैनल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो कंटैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन है कि सर अब बताते होते हैं एटिमोलॉजी यानी मीनिंग कि इस चीज का नाम ये क्यों है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एंडो कहते हैं इनसाइड, जबकि प्लाज्मिक प्लाज्मा से निकला है, प्लाज्म से निकला है, जिसको प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कहते हैं फ्लूइड या साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। एंड लास्ट में रेटिकुलम लैटिन वर्ड है और इस रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जो इनसाइड द साइटोप्लाज्म मौजूद है, इस वजह से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। इसके बाद अब फिर क्वेश्चन किया था मैंने स्टार्ट में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हर सेल में होता है। इसके बाद यह भी डिस्कस करेंगे कि सेल्स में इसकी तादाद, कौन से सेल्स में इसकी तादाद ज्यादा होती है। यह याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, आल्सो एब्सेंट इन मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज में भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, किसमें, आरबीसीज में। इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ में भी एब्सेंट होता है। चलें सर ये तो ठीक है, हम ये बुक में भी लिखा हुआ है। अब ये एब्सेंट क्यों होता है? याद रखना है जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने की ये रीजन है ताकि आरबीसीज का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को लेके दूसरी जगह पे जाना, ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे लेके जाना। और ये ऑक्सीजन क्यों लेके जाता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, इस पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता ताकि हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन हो और ज्यादा से ज्यादा जो इसका अपना फंक्शन है वो क्या करे, परफॉर्म। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम किसने देखा और फिर किसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है। जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय एक साइंटिस्ट का नाम है ऑब्जर्व बाय गार्नियर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो फर्स्ट टाइम देखा वो गार्नियर ने देखा इन 97 और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। यह बात याद रखनी है, गार्नियर ने फर्स्ट टाइम देखा और उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दे दिया जिसको एर्गिस्टोप्लाज्म कहते हैं। उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यह नाम दिया। फिर उसके बाद
जो फर्स्ट टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा वो रखा केथ आर पोर्टर इन 1953 में फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज प्रपोज फर्स्ट टाइम केथ आर पोर्टर इन 1953। ईटा टेस्ट के लिए, ईटा एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एर्गिस्टोप्लाज्म किसने नाम दिया, कब दिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जो है वो किसने रखा है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। इसकी कंपोजिशन में जो मेन कंपोनेंट्स है वो प्रोटीन है और प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% होती है और जो बाकी वाला पार्ट है 20 से 40% वो लिपिड्स होते हैं। इसके बाद नंबर्स की बात करें कि हर सेल में क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद वो सेम होती है, नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो लिवर में होते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का काम है और लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन का है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल जो टॉक्सिन्स हैं उनको सॉल्युबल करके देते हैं। मींस के इनसॉल्युबल टॉक्सिन को सॉल्युबल टॉक्सिन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इजीली डिटॉक्सिफिकेशन होती है। अब इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइज पे बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज कितना है। अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 नैनोमीटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो साइज होता है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करती है फॉर फंक्शंस। एक इसकी मॉडिफिकेशन है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है, ये मोस्टली स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है, प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स, वहां पे काम क्या है इसका, इसका ये काम है हेल्प इन स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए। इसका यह मतलब है ये जो सार्कोप्लाज्म है ये मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्केलेटल मसल्स में, और वहां पे क्या करता है, ये स्टोर कैल्शियम एंड रिलीज करता है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दूसरी मॉडिफिकेशन है वो है टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स, ये भी स्केलेटल मसल्स में मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलस, हेल्प इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलस। ये किसके लिए इंपॉर्टेंस है, स्टिमुलस की जो है ट्रांसमिट करता है, ये भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद जो थर्ड मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो है माइलाइट बॉडीज। ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसकी मॉडिफिकेशन है।
modification of smooth endoplasmic reticulum। ये प्रेजेंट कहां पे होता है? एपिथेलियल सेल्स ऑफ प्रेजेंट इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना के एपिथेलियल सेल्स में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन होती है, जिसको हम माइलिनाइट बॉडीज या पिगमेंट्स का नाम देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आते हैं। एक कंपोनेंट ये है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं और ये क्या है? सैक लाइक है और फ्लैटेंड है। एक ये कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट है ब्रांच्ड है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये दूसरा कंपोनेंट है और तीसरा कंपोनेंट कुछ इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, वेसिकल्स की फॉर्म में नजर आ रही है। ये तीसरा कंपोनेंट्स है। मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स जो सैक लाइक है, अनब्रांच है और फ्लैटेंड है, जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, उनको नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। और जो दूसरा कंपोनेंट्स है जो ब्रांच भी है और ट्यूब लाइक है, उस पार्ट को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और जो थर्ड पार्ट है जो राउंड इन शेप है, इसके लिए वर्ड यूज होता है वेसिकल्स। अब 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं कि सिस्टर्नी क्या है। ये सिस्टर्नी की जो टर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा टेस्ट के लिए भी, प्रैक्टिकल वाइवा में भी ये पूछा जाता है व्हाट इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? तो सिस्टर्नी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्लैटेंड, जो ब्रांच नहीं है, ब्रांच ट्यूब्यूल्स हैं, अनब्रांच्ड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं, जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, उनको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और सिंगुलर अगर एक यूनिट की बात की जाए तो इस यूनिट को सिस्टर्ना कहते हैं। अब क्या है सिस्टर्नी? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, राइबोसोम्स अटैच हैं या नहीं है? राइबोसोम्स अटैच हैं, प्रेजेंट हैं या अटैच हैं, फ्लैटेंड हैं, एंड ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं? अनब्रांच्ड हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूल्स, क्या ट्यूब्यूल्स अनब्रांच्ड है? नहीं, ब्रांच्ड हैं। क्या इसके साथ आपको कहीं भी राइबोसोम्स अटैच नजर आता है जैसे रफ के साथ है? नहीं। मींस के ट्यूब्यूल्स क्या हैं? ब्रांच्ड। राइबोसोम्स क्या हैं? एब्सेंट राइबोसोम्स। एंड जो थर्ड कंपोनेंट है वो है वेसिकल्स। ये वेसिकल्स क्या है? वो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्टोरेज का काम करती है, प्रोडक्ट्स को स्टोर करती है और ट्रांसफर करती है, उसको क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो राउंड होती है, यूं। इसकी जो स्ट्रक्चर है यूं होती है, ब्रांच्ड होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यूं होती है। इसके साथ क्या चीज अटैच है? राइबोसोम्स। और इसके साथ कोई भी चीज अटैच नहीं है। और ये मेनली किसके लिए यूज होता है? स्टोरेज के लिए यूज होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और फंक्शन की बेस पे 2 टाइप्स पे डिवाइड किया है। एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं
और इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ नहीं होती बल्कि रफ दिखती है। इस वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। जबकि जो दूसरा पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो दूसरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में हमें कोई भी राइबोसोम्स, कोई भी ऊपर अटैच नजर नहीं आता और इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है। इस वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसका नाम दिया है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है। सो बेसिक कितनी टाइप्स हैं? दो हैं। एक को हमने किसका नाम दिया? रफ का, जिसके साथ क्या चीज अटैच है? राइबोसोम्स अटैच हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जो सेकंड वन है जिसको हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं और फिर उसके बाद इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या न्यूक्लियस के करीब मौजूद है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन के करीब है? तो किसके नियर है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नियर है। प्रेजेंट कहां पे प्रेजेंट है? नियर द व्हाट? नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। क्या ये जो पीछे हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स, ये ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं? अनब्रांच हैं और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती थी और इन यूनिट्स को हमने किसका नाम दिया था? सिस्टर्नी का नाम दिया था। सो मेड फ्रॉम सिस्टर्नी। एंड क्या इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं? जाहिर सी बात है, राइबोसोम्स अटैच हैं तभी तो ये रफ है। सो राइबोसोम्स क्या हैं? इनके साथ अटैच हैं। सो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेन्यूलर है, ग्रेन्यूलर है। ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इनकी है। अब इसके बाद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फंक्शंस पे बात करते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं और राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन्स को बनाना। सो फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स में जो इसका फंक्शन है, दे आर प्रेजेंट in such cells which is concerned with protein synthesis। ये इसका जो है वो मेन फंक्शन है। बाद में कॉमन फंक्शन दोनों के, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एज अ होल क्या फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। अब इसके जो फंक्शन है वो ये है। इसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको डिस्कस करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां पे एक पॉइंट है, ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अब यह भी क्वेश्चन है कि सर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं तो इनको अटैच कौन करवाता है? यह बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद है, राइबोसोम्स को अटैच करने वाली यहां पे एक प्रोटीन है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है? अटैच करवाती है राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके साथ करवाती है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन दो टाइप्स की होती हैं। एक को राइबोफोरिन 1 और एक को राइबोफोरिन 2 कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका यह फंक्शन है कि जो राइबोसोम्स अटैच हैं, उनको जो राइबोसोम्स अटैच हैं वो इनकी वजह से। अब इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? स्मूथ को स्मूथ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होता। सो
राइबोसोम्स एब्सेंट। ये लेस स्टेबल है। और ये वाला पार्ट है स्मूथ है, तो स्मूथ क्या है, सिस्टर्नी से नहीं मिलकर बनता, क्योंकि सिस्टर्नी तो फ्लैटेंड होती हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बल्कि ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है और वेसिकल से मिलकर बनता है। तो इसकी मेन जो कंपोजिशन है वो ट्यूब्यूल्स की है, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल से मिलकर बनता है। अब इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका जो मेन फंक्शन है वो लिपिड सिंथेसिस है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस है। अब इसका ये उन सेल्स में पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सच अ सेल्स विच इज कंसर्न विद glycogen synthesis and lipid synthesis। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दो टाइप्स थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेशल फंक्शन को डिस्कस किया, एक एक फंक्शन को। अब एज अ होल देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। मींस के रफ और स्मूथ को मिलाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। सबसे पहले देखते हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैसे मदद करता है? फॉर एग्जांपल डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तो ये ट्यूब्यूल्स का क्या है, चैनल्स है, एक नेटवर्क है। तो इस ट्यूब्यूल की चैनल्स के हेल्प से मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, सेल के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद इट इज एक्टिंग एज साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है? जैसे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसी तरह सेल के अंदर यह भी साइटोस्केलेटन की तरह एक्ट करता है और सेल को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है। थर्ड इसका फंक्शन है, इट इज कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो फंक्शन है वो कंसर्न है वो प्रोटीन सिंथेसिस से है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस का जो मेन कंसर्न है वो प्रोटीन, राइबोसोम्स ने प्रोटीन को बनाना है। लेकिन यहां पे इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है, मैं जूम करके दिखाऊं तो हमें कुछ यूं पार्ट नजर आएगा, यूं। तो इसमें टॉप पे क्या चीज अटैच है? राइबोसोम अटैच है। अब क्या होगा, यहां से मैसेंजर आरएनए आएगा, मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनेगा, जो मैसेज लेके आएगा और उसी मैसेज के अकॉर्डिंग वहां पे प्रोटीन बनेगी। अब ये मैसेंजर आरएनए यहां पे आएगा। जब मैसेंजर आरएनए यहां पे आएगा तो मैसेंजर आरएनए से यहां से जो प्रोटीन बनेगी वो इसके अंदर आएगी, यूं। मींस के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्स हैं उस ट्यूब्स के अंदर आएंगी और इसको कहते हैं ल्यूमन। जो ट्यूब्स है इसको कहते हैं ल्यूमेंस। अब इस ल्यूमेंस में ये जो प्रोटीन बनी, लीनियर प्रोटीन बनी, सिंपल प्रोटीन बनी, ये यहां पे कुछ मॉडिफाई होगी। मॉडिफाई होने के बाद, जब ये मॉडिफाई होगी, मॉडिफाई होने के बाद फोल्डेड होगी। फोल्डेड होने के बाद आकर इन वेसिकल्स में जाएगी और ये वेसिकल्स क्या करेंगी, इन प्रोटीन्स को लेके आके गोल्जी बॉडीज के साथ डिफ्यूज कर देंगी। फॉर एग्जांपल ये वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर क्या चीज है, प्रोटीन है, जो कहां पे बनी थी, राइबोसोम्स ने बनाई थी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमेन के अंदर की थी और ल्यूमेन ने उसको फोल्ड किया, मॉडिफाई किया कुछ हद तक, और उसके बाद वेसिकल्स इस प्रोटीन को लेके आया। कहां पे लेके आया? गोल्जी बॉडीज में। अब गोल्जी बॉडीज के साथ ये फ्यूज होगी। फ्यूज होने के बाद किसको देगी? गोल्जी बॉडीज को प्रोटीन मिलेगी। अब ये प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन फर्दर मॉडिफाई होगी, फंक्शनल होगी, किस में? गोल्जी बॉडीज में। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद है दे आर हेल्पफुल इन डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टॉक्सिक इनसॉल्युबल हैं उनको सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है और ये इजीली फिर डिटॉक्सिफाई, सॉल्युबल जो प्रोडक्ट हैं टॉक्सिन हैं वो इजीली डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कैल्शियम आयन रिलीज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मसल्स कंट्रक्शन। शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सार्कोप्लाज्मिक जो मसल्स में पाया जाता है वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मॉडिफाई होकर मसल सेल में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल में पाया जाता है वो क्या करता है, कंट्रक्शन में हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम को स्टोर और रिलीज करता है। उसके बाद हेल्प इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन को तोड़ने में, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को तोड़ने में हेल्पफुल होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। फिर उसके बाद है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल प्लेट एंड आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स में भी हेल्पफुल होता है। अब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है या जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है या लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का जो फंक्शन है ये कौन करवाता है? असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। वो एंजाइम कौन से हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेस एंड साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ये असल में एंजाइम्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जो असल में प्रोटीन सिंथेसिस, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। इनका ये फंक्शन है। आज जो हमने डिस्कस किया अब उसको समराइज करते हैं कि क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसियो मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है, चैनल्स हैं जो कहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होता है सेल मेम्ब्रेन तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। फिर उसके बाद इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस की, इसकी डिस्कवरी डिस्कस की, फिर कंपोनेंट्स डिस्कस किए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स कौन सा था? सिस्टर्नी था जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी यूनिट्स हैं। दूसरा कंपोनेंट्स ब्रांच और ट्यूब्यूल्स था और तीसरा वेसिकल्स था। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ी, डिस्कस की कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ को रफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि रफ के ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे और उसकी जो शेप अपीयरेंस है वो रफ थी, और स्मूथ को इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं थे। फिर हमने रफ और स्मूथ के इंडिविजुअल फंक्शंस भी देखे कि इनके जो स्पेशल फंक्शन है वो क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद लास्ट में एज अ होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को डिस्कस किया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेल में। साइटोस्केलेटन का काम करता है, सपोर्ट देता है। प्रोटीन सिंथेसिस, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन एंजाइम्स की वजह से पॉसिबल होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। फिर उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन का काम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे है? मसल सेल में, जो कंट्रक्शन में हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कैल्शियम स्टोर करता है। एंड देन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी हेल्पफुल होता है, कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। एंड देन सिंथेसिस ऑफ सेल प्लेट एंड गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स में भी ये हेल्पफुल होता है।